तो चलो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आदर्श कहलाते हैं, क्योंकि वो राउल्ट की बात मान लेते हैं चुपचाप से। और जो राउल्ट की बात नहीं मानते हैं वो क्या कहलाएंगे? अनादर्श विलयन। ठीक है, चलो अगला प्रश्न लिखो, आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर बताइए। तो एक साइड लिख लो आदर्श विलयन और दूसरी साइड लिख लेना अनादर्श विलयन। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। राउल्ट के नियम में यदि हम वाष्पशील विलय ले लें तो विलयन का जो वाष्प दाब हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो यदि विलायक का वाष्प दाब और विलय का वाष्प दाब दोनों का योग विलयन के वाष्प दाब के बराबर है तो वो क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन कहलाएगा। और यदि विलायक का वाष्प दाब प्लस विलय का वाष्प दाब इन दोनों का योग विलयन के वाष्प दाब के बराबर नहीं है, या तो उससे ज्यादा हो सकता है या उससे कम हो सकता है, तो वो कहलाएंगे अनादर्श विलयन कहलाएंगे। ठीक है, उदाहरण लिखो, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। चलो अगला पॉइंट देखो, जैसे हम आदर्श विलयन पढ़ रहे हैं, ठीक, हमने यहाँ पर एक बीकर लिया, बीकर में एक हमने विलायक भर दिया, विलायक में हम जैसे ही विलय मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? तो यदि आदर्श विलयन होगा तो उसमें बताओ दोनों में अभिक्रिया होगी क्या? विलय और विलायक में नहीं होगी। लेकिन अनादर्श विलयन है तो उसमें हो सकता है अभिक्रिया हो जाए। अच्छा, जैसे इन दोनों में अभिक्रिया होगी विलय और विलायक में, तो अभिक्रिया होने के पश्चात उसमें से ऊर्जा निकल सकती है या ऊर्जा अवशोषित हो सकती है। यदि अभिक्रिया हुई नहीं है तो ऊर्जा निकलेगी क्या? नहीं, ना ही ऊर्जा निकलेगी और ना ही ऊर्जा अवशोषित होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ऊर्जा को हम बोलते हैं एंथैल्पी। क्या कहते हैं? तो एंथैल्पी में कोई परिवर्तन आएगा क्या? इसमें नहीं आएगा। तो एंथैल्पी में परिवर्तन को बोलते हैं हम लोग डेल्टा एच। क्या कहते हैं? और चूंकि आप विलायक में विलय मिला रहे हो इसलिए उसको बोलते हैं मिक्सिंग। क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको दर्शाया जाता है डेल्टा एच मिक्सिंग। किससे? तो डेल्टा एच मिक्सिंग का मान बताओ कितना होगा? आदर्श विलयन में 0 हुआ, लेकिन अनादर्श में कितना हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0। 0 के बराबर नहीं हो गया तो वो ज्यादा हो सकता है 0 से, या 0 से कम हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सेकंड पॉइंट लिखना, आदर्श विलयनों में विलय तथा विलायक रासायनिक रूप से क्रिया नहीं करते हैं। रासायनिक रूप से क्रिया नहीं करते हैं। और उसके नीचे लिख देना डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। उधर लिख देना अनादर्श विलयन में विलय तथा विलायक रासायनिक रूप से क्रिया कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, जो आदर्श विलयन है उसमें हमने क्या किया? विलायक लिया, जैसे एग्जांपल के लिए हमने विलायक ले लिया 100 मिलीलीटर, कितना? और हमने विलय जो लिया है, विलय लिया है 5 मिलीलीटर, तो हमने दोनों को हमने मिला दिया, टोटल विलयन कितना बन जाएगा? 105 मिलीलीटर। तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ मिलाने के पश्चात, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू कितना हो गया? 0। लेकिन अनादर्श विलयन जो होते हैं उसमें आपने यदि विलायक लिया है 100 मिलीलीटर, विलय कितना लिया है? 5 मिलीलीटर, तो हो सकता है उनका आयतन और कम हो जाए, 105 से कम हो जाए, या 105 से क्या हो जाए? ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो कौन से कहलाएंगे? अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन में डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। विलायक में विलय मिलाने के पश्चात आयतन में परिवर्तन शून्य होता है। अब उदाहरण लिख लो, आदर्श वाले के लिख लो उदाहरण, बेंजीन तथा टोलुइन। और लिख लो इसी के नीचे एग्जांपल, एथिल ब्रोमाइड तथा एथिल आयोडाइड, एन हेप्टेन तथा एन हेक्सेन। ये कुछ एग्जांपल है आदर्श विलयन के। अनादर्श में लिख लो कुछ एग्जांपल, एथिल एल्कोहल तथा जल, क्लोरोफॉर्म तथा बेंजीन, CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म। CCl4 को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। तो ये हो गया आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ठीक, अच्छा, यदि हम इनके
ग्राफ बनाए, क्या बनाए? तो देखो ध्यान से सभी लोग कैसे ग्राफ बना सकते हैं इसके। यहां पर देखो, जैसे यहां पर लिखा है वाष्प दाब, क्या लिखा है? हमने पहले यहां पर केवल इतने सूत्र का इस्तेमाल किया और इसके लिए हम बना रहे हैं ग्राफ। क्या बना रहे हैं? एक अक्ष पर तो हमने ले लिया क्या यहाँ पर वाष्प दाब, और दूसरे पर हम क्या ले लेंगे? मोल प्रवाह। क्या ले लेंगे? तो हमने देखो दो अक्ष बना दी, एक तो बाई अक्ष बना दी और एक कौन सी? एक्स अक्ष। अच्छा, एक्स पर हमने ले लिया मोल प्रवाह, क्या ले लिया? बाई पर हमने ले लिया वाष्प दाब। क्या लिया? अच्छा देखो, यहां हमने लिया है विलायक का मोल प्रवाह। कितना, किसका लिया है? तो हमने ऐसा मान लिया शुरुआत में विलायक अपने पास 0 था, लेकिन यहां पर पहुंचते पहुंचते विलायक कितना हो गया? 1 हो गया। मतलब 100% यहाँ पर क्या उपस्थित है? विलायक उपस्थित है। ठीक है। अच्छा, जब विलायक 0 हुआ किसी विलयन में, जैसे एक विलयन बनाया हमने यहाँ पर, इस बीकर में विलायक है ही नहीं कुछ, तो बताओ उसमें वाष्प दाब हुआ क्या? तो जब विलायक के मोल प्रवाह 0 होंगे तो बताओ वाष्प दाब भी क्या होगा? 0। यदि इसमें थोड़ा सा विलायक हम डाल दें तो थोड़ा सा वाष्प दाब आ जाएगा। यदि हम और विलायक बढ़ा दें तो और वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। और हमने पूरे विलयन में केवल विलायक ही विलायक भर दिया, तो यहाँ पर जो वाष्प दाब हुआ केवल किसकी वजह से होगा? विलायक की वजह से होगा, और शुद्ध विलायक की वजह से होगा। और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम बोलते हैं पी नॉट ए। क्या बोलते हैं? तो जैसे जैसे हम इसके मोल प्रवाह को बढ़ाते जाएंगे वाष्प दाब बढ़ता जाएगा, और अधिकतम वाष्प दाब कहां तक बढ़ेगा? पी नॉट ए तक। कहां तक? अच्छा, अब हम ग्राफ बना रहे हैं विलेय के लिए। किसके लिए? अभी हमने इसमें विलेय नहीं मिलाया था, अब हमने इसमें विलेय मिला दिया। क्या मिला दिया? और ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये वाष्पशील विलेय है। कैसा है? और जब वाष्पशील विलेय होगा तो उसकी भी वाष्प बनेगी। ठीक है। तो बताओ ध्यान से देखो, यहां पर जब विलायक के मोल प्रवाह 0 है तो वहां पर केवल और केवल क्या उपस्थित होगा? विलेय। क्या उपस्थित होगा? विलायक तो 0 है यहां पर, तो यहां पर एक्स बी का मान कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है? दोनों का योग 1 हो जाता है। ठीक। जैसे जैसे विलेय के मोल प्रवाह कम होते जाएंगे तो यहां पर जाके कितने हो जाएंगे? 0। मतलब कि विलेय यहां पर जाके पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है। विलायक ऐसे में बढ़ रहा है तो विलेय कैसे में बढ़ रहा है? ऐसे में बढ़ रहा है। तो बताओ, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा विलेय का। तो जैसे जैसे हम विलेय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसके द्वारा वाष्प दाब भी बढ़ता जाएगा, और अधिकतम वाष्प दाब विलेय की वजह से कितना होगा? पी नॉट बी। कितना होगा? तो हमने इसके मान को बढ़ाया और कहां तक बढ़ा दिया? पी नॉट बी तक। कहां तक? अब देखो यहां पर हमने ज्यादा लिया है, ये यहां पर ये कम लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी विलयन में विलेय तो कम होता है और विलायक क्या होता है? ज्यादा होता है। इसलिए हमने विलायक ज्यादा लिया है, विलेय क्या लिया है? कम। तो ये तो वाष्प दाब हो गया किसकी वजह से? विलायक की वजह से। और ये वाष्प दाब किसकी वजह से हो गया? दोनों वाष्प दाब को हम जोड़ दें तो किसका वाष्प दाब हो जाएगा? विलयन का वाष्प दाब। और ग्राफ में जोड़ते कैसे हैं? जो सबसे टॉप बिंदु होता है उसको हम सीधा जोड़ देते हैं ग्राफ में। तो यहां पर देखो, ये तो है किसकी वजह से ग्राफ बनाया हमने? विलेय। और ये विलायक की वजह से। दोनों को हम जोड़ देंगे तो इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में जोड़ देंगे। ठीक। तो ये जो ग्राफ होगा वो किसका होगा? विलयन का वाष्प दाब। ठीक है। ये तो हो जाएगा किसके लिए? आदर्श विलयन के लिए। किसके लिए? अब हम अनादर्श विलयन के लिए बना रहे हैं। यदि हम विलायक के लिए ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहां पर आएगा पी नॉट ए। विलेय के लिए बनाए तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, और यहां पर कितना आएगा? पी नॉट बी। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? विलयन का वाष्प दाब। तो ये तो बिल्कुल आदर्श का हो गया। किसका हो गया? लेकिन ये अनादर्श है। अनादर्श में इसके ग्राफ इससे या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, तो ये वाला ग्राफ नहीं होगा। ठीक है। तो कैसा होगा इसका ग्राफ? तो देखो, या तो जो विलायक का वाष्प दाब थोड़ा ज्यादा हो सकता है या क्या हो सकता है? कम हो सकता है। यदि इसका वाष्प दाब ज्यादा हुआ तो ये ग्राफ थोड़ा सा कम बनेगा ऊपर की तरफ, यदि कम हुआ तो कहां बनेगा? नीचे की तरफ। ऐसे ही विलेय का वाष्प दाब ज्यादा हुआ तो कहां बनेगा? ऊपर की तरफ। कम हुआ तो कहां बनेगा? नीचे की तरफ। यदि दोनों को हम जोड़ देंगे तो या तो ऊपर की साइड आ सकता है या फिर कहां आएगा वो? नीचे की साइड आएगा। तो ये ग्राफ किसका बन जाएगा? अनादर्श विलयन का। ठीक है। हमने दो प्रकार के विलयन देखे, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन।
जो राउल्ट की पूरी पूरी बात मानते हैं वो तो क्या कहलाएंगे, आदर्श विलयन। और जो राउल्ट की बात नहीं मानते हैं वो, अच्छा जो बात नहीं मानते हैं वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो जो राउल्ट ने कहा है उससे कम काम करें, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं हो अपने मन से और एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। तो हम इनको भी दो भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में, एक तो कहलाते हैं जो राउल्ट के नियम से ज्यादा आगे आगे भागते हैं वो कहलाएंगे धनात्मक विचलन विलयन। क्या कहलाएंगे, और जो राउल्ट के नियम से पीछे पीछे भागते हैं उसको बोलते हैं ऋणात्मक विचलन विलयन। अगला प्रश्न लिख लो, धनात्मक विचलन विलयन तथा ऋणात्मक विचलन विलयन में अंतर बताइए। वास्तव में कोई विलयन आदर्श विलयन होता है क्या? 100% आदर्श विलयन बनना संभव ही नहीं है। उसमें थोड़े बहुत तो क्या होगा, दोस्त तो होंगे ही, ठीक है। ऐसे 100% आदर्श विद्यार्थी होते हैं क्या, जो अपने माता पिता की बात मानते हैं, गुरुजनों की बात मानते हैं 100%, वो तो क्या कहलाएंगे, आदर्श विद्यार्थी। और जो कुछ ऐसे होते हैं जो कम कम मानते हैं, थोड़ी बहुत अपने फायदे वाली मान लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा होते हैं वो ज्यादा ही कुछ मानते हैं। हाँ, जैसे पिताजी ने कहा बेटा कि अब तुम बाहर पढ़ने जा रहे हो, हर कदम फूंक फूंक कर रखना है, तो हर कदम फूंक फूंक कर रखने हैं मेरे, तो उन्होंने ज्यादा ही मान ली कुछ बात। और कुछ ऐसे होते हैं वो कदम ही नहीं रख रहे हैं, फिर डर के मारे हो। धनात्मक विचलन विलयन, तो देखो हमने ये देखा था आदर्श विलयन में पी एस बराबर होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के, लेकिन अनादर्श में क्या होता है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब धनात्मक विचलन में क्या होगा, विलायक का वाष्प दाब प्लस विलेय का वाष्प दाब, ठीक है, इन दोनों का योग कम रह जाएगा और विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम देखेंगे ऋणात्मक विचलन विलयन में क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब थोड़ा कम हो जाएगा, किससे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। विलयन का वाष्प दाब उनके घटकों के वाष्प दाबों के योग से अधिक होता है। तो क्या लिख लोगे इसमें, पी एस इज ग्रेटर देन पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, लिख लो इसी के नीचे। और उसमें अधिक की जगह क्या कर लोगे, कम, और पी एस इज लेसर देन पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी आ जाएगा। चलो अगला पॉइंट देखो, हमने देखा था डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग का मान आदर्श में तो 0 रहता है, लेकिन अनादर्श में क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा। धनात्मक विचलन विलयन जो होते हैं, कौन से, धनात्मक विचलन विलयन में डेल्टा एच मिक्सिंग का मान 0 से क्या होता है, ज्यादा होता है। और यहां पर क्या हुआ, डेल्टा एच मिक्सिंग का मान 0 से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। अच्छा, कोई चीज 0 से ज्यादा है इसका मतलब धनात्मक होगी, और 0 से कम है इसका मतलब ऋणात्मक होगी। कैसे होगी, तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या है, मिक्सिंग 0 से क्या है, ज्यादा। एंथैल्पी का मान धनात्मक है, कैसा है, अच्छा एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है, इसका मतलब उसने ऊर्जा को अवशोषित किया है। क्या किया है, कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है, रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक आपस में अपक्रिया कर रहे हैं, और अपक्रिया करने के पश्चात वो ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं। तो अवशोषित जब ऊर्जा को करेंगे तो इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं। मान लिया दोनों की ऊर्जा मिला के कितनी थी, 10 जूल थी। अब दोनों ने अपक्रिया की और इन दोनों की टोटल ऊर्जा हो गई 12 जूल। तो 2 जूल ऊर्जा कहां से आई, इन्होंने कहीं से ऊर्जा क्या की होगी, अवशोषित की होगी, ठीक है। तो जो धनात्मक ऊर्जा होती है इसका मतलब होता है उसमें ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है, इसमें क्या है, देखो ऋणात्मक ऊर्जा होती है, कैसी होती है, मतलब कि दोनों अपक्रिया कर रहे हैं तो इनमें से ऊर्जा उल्टा निकल रही है। क्या कर रही है, जब ऊर्जा निकलती है तो उसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी, और इसको क्या बोलते हैं। तो जो धनात्मक विचलन विलयन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, ऊष्मा शोषी, और ये कैसे होंगे। अब देखो, यदि हमने विलेय और विलायक को आपस में मिला दिया तो इनका आयतन क्या हो जाता है, थोड़ा सा 0 से ज्यादा, इसका मतलब बढ़ गया है। तो जब आयतन बढ़ता है उसको बोलते हैं प्रसार। क्या कहते हैं, तो इनके आयतन में प्रसार होता है, लेकिन इनके आयतन में संकुचन होता है। क्या होता है, संकुचन मतलब कम हो जाना, ठीक है। ये निम्न कथन स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। इधर लिखना, ये उच्च कथन स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। अब ये निम्न कथन क्या होता है, उच्च कथन क्या होता है, इसको अब थोड़ी देर बाद हम समझेंगे, ठीक है। उदाहरण, धनात्मक विचलन में लिखना पहले, एथिल अल्कोहल तथा जल, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा क्लोरोफॉर्म,
एसीटोन तथा बेंजीन, ऋणात्मक में लिख लो HCl प्लस जल, और लिख लो बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, HNO3 प्लस जल। अब लास्ट पॉइंट हमको इसका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? अब ग्राफ कैसे बनाना है ध्यान सुनो। जब हम धनात्मक विचलन विलयन का ग्राफ बनाएंगे तो ये नीचे वाली लाइन है ना सब, ये सारी हट जाएंगी, चाहे वो विलायक हो चाहे विलेय चाहे विलयन, सब में से नीचे की साइड की जो लाइन है वो क्या हो जाएंगी? हट जाएंगी। तो देखो जो विलयन का वाष्प दाब है वो इन दोनों से थोड़ा ज्यादा है, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए कहलाएगा धनात्मक विचलन विलयन। यदि ये नीचे की साइड लाइन होंगी सारी की सारी तो वो कौन सा कहलाएगा? ऋणात्मक विचलन विलयन। अगला प्रश्न लिखो, स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉप्स किसे कहते हैं? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एजियोट्रॉप्स। आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है, हिंदी मीडियम वाले बहुत परेशान है इससे कि वो क्या करते हैं पेपर में इंग्लिश की हिंदी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अब बताओ ये हिंदी है कि इंग्लिश है? ये इंग्लिश है। इंग्लिश है, क्या है? इंग्लिश। देखो ऐसे मिश्रण जो एक ही ताप पर उबलते हैं और एक ही ताप पर आश्रित होते हैं तथा इनको प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, ये स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे कि हमने यहां पर एक बीकर लिया, इस बीकर में भर दिया पानी, और दूसरा बीकर लिया, इस बीकर में हमने भर दिया है एल्कोहल, एल्कोहल भर दिया। ठीक है। यदि हम इसको उबालेंगे जल को, तो जल उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? एल्कोहल कितना? 78 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। अब हमने क्या किया, दोनों का विलयन बनाया है। क्या बनाया है? उसमें थोड़ी सी मात्रा में हमने जल ले लिया और थोड़ी सी मात्रा में एल्कोहल ले लिया, तो इन दोनों का मिश्रण बन जाएगा। तो हम इनकी एक निश्चित परसेंट लेंगे, थोड़ा सा हमने ये ले लिया और थोड़ा सा ये, तो जो विलयन बनेगा जल तथा एथिल अल्कोहल का, उसका क्वथनांक वो क्या करे, फिर आप क्या करो, दोनों को जब उबालोगे तो उबलने पर दोनों साथ साथ में उबलेंगे, साथ साथ में क्या होंगे? आश्रित होंगे। आसवन का मतलब होता है वाष्प से फिर किसमें बदलना? द्रव अवस्था में बदलना। किसमें बदलना? कक्षा 11 में तुमने जो कार्बनिक पदार्थ हैं उसको शुद्ध करने की विधियां पढ़ी होंगी। हाँ, बहुत 5-6 विधि हमने पढ़ी थी उसमें। सबसे पहले आसवन विधि, प्रभाजी आसन विधि, विभेदी निष्कर्षण विधि। यदि आप किसी चीज को गर्म करके अलग कर रहे हो उसको बोलते हैं आसवन। क्या कहते हैं? जैसे कि यहां पर जल था और जल के साथ कोई दूसरा पदार्थ मिला हुआ है, यहां पर जो आपने पदार्थ मिलाया इसका क्वथनांक है 150 डिग्री सेल्सियस और जल का कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। यदि हम दोनों को गर्म करें तो गर्म करते करते तापमान जब पहुंचेगा कहां तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो जल के वाष्प बनने लगेंगी। और हमने यहां पर क्या किया, एक नली लगा दी इस प्रकार से, इधर बीकर हमने क्या कर दिया, दूसरे बीकर में इसको रख दिया। तो जब जल की वाष्प बनेंगे तो वाष्प को हम अलग ले जाके ठंडा कर लेंगे इसको, तो यहाँ पर ये वाला पदार्थ तो अलग हो जाएगा और जल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो हमने गर्म करके वाष्प में बदल दिया इसको, वाष्प को ठंडा कर लिया, तो ये विधि कहलाती आसवन विधि। क्या कहलाती है? आसवन विधि कब काम में आती है? जब दोनों पदार्थों का क्वथनांक बहुत ज्यादा अलग अलग हो, उनके बीच में लगभग 30 डिग्री का अंतर होना चाहिए, 30 या उससे ज्यादा। ठीक है। यदि मान लिया इन दोनों पदार्थों के बीच में 30 डिग्री से कम अंतर है, तब क्या होगा? तो हम प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करेंगे। कौन से का? अब प्रभाजी आसवन में देखो क्या होता है, कोई एक मिश्रण है और इस मिश्रण में 4 चीजें मिली हुई है। कितनी? ए, बी, सी और डी। ए का क्वथनांक था 70 डिग्री सेल्सियस, बी का क्वथनांक था 65 डिग्री सेल्सियस, सी का क्वथनांक था 50 डिग्री सेल्सियस, डी का हमने मान लिया 43 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। बताओ इनके क्वथनांकों में ज्यादा अंतर है क्या? नहीं है। यदि आप इस मिश्रण को गर्म करोगे तो गर्म करने पर सबसे पहले कौन गर्म होगा? डी, फिर सी, फिर तो तापमान थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ी देर बाद इसकी वाष्प बनने लगेगी, उसके बाद फिर इसकी वाष्प बनने लगेगी। ठीक है।
तापमान में थोड़ा और बढ़ाया तो फिर सभी के वाष्प एक साथ बनने लगेंगी। तो इनको हम आसन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं क्या? तो हम अपनाते हैं कौन सी? प्रभावी आसन विधि। कौन सी? प्रभावी आसन। हमने क्या किया है, इस पूरे मिश्रण को हमने यहां पर रख दिया, ठीक है। इस प्रकार का ये संयंत्र रहता है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर जो मिश्रण था पूरा मिश्रण हमने यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर देखो हमने इसको गर्म किया। गर्म करने के लिए कोयला वगैरह रखेंगे हम लोग कुछ, तो यहाँ पर हमने इसको गर्म किया। गर्म करने पर इसको लगभग हमने 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया। इनका क्वथनांक कितना था इसका? 70 डिग्री सेल्सियस। हमने तापमान कितना रखा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर तो ये चारों के चारों क्या बन जाएंगे? वाष्प। अब ये चारों वाष्प ऊपर जाएंगी, तो यहाँ पर ये वाल्व लगा हुआ है, इस वाल्व में से वाष्प ऊपर निकलेंगी। तो धीरे धीरे करके इनका तापमान ऊपर जाके कम हो जाएगा। तापमान कम हुआ, ठीक है, और ये ऊपर पहुंची। मान लिया यहां तक इनका तापमान हो गया कितना? 80 डिग्री सेल्सियस। कितना? इसके ऊपर यहां पहुंचे तो इनका तापमान हो गया 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यह 70 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया? तो जैसे 70 डिग्री सेल्सियस होगा तो इसमें ए वाला जो पदार्थ होगा वो द्रव वाष्प अवस्था से किसमें आ जाएगा? द्रव अवस्था में। तो उसको तो हम यहां से बाहर निकाल लेंगे। बाकी की जो वाष्प है वो कहां पहुंच जाएंगी? ऊपर पहुंच जाएंगी। ऊपर जाके तापमान और ज्यादा ठंडा होगा, कम होगा तापमान। तो फिर कौन सा पदार्थ बाहर निकल जाएगा? बी पदार्थ बाहर निकल जाएगा। फिर और ऊपर पहुंचेगा ये। तो अलग अलग स्टेप में हम सभी पदार्थों को क्या कर लेंगे? बाहर निकाल देंगे, ठीक है। शुद्ध अवस्था में इसको प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार की विधि कहलाती है प्रभावी आसन विधि, ठीक है। लेकिन स्थिर क्वाथी मिश्रण वो होते हैं, उनको ना तो आप आसवन से अलग कर सकते हो, ना ही प्रभावी आसवन से उसको अलग किया जा सकता है। यदि आपने उन दोनों को आपस में मिला दिया और गर्म करोगे आप लोग, तो गर्म करने पर दोनों एक ही क्वथनांक पर उबलेंगे और एक ही क्वथनांक पर आसवित हो जाएंगे। ऐसे मिश्रण कहलाते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉप्स। उदाहरण में लिख लो, 95.5% एल्कोहल तथा 4.5% जल का मिश्रण। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अणु संख्या गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की, अणु संख्या।